ग्रेविटेशन बेटा, फाइनली हम उस चैप्टर में पहुंच गए हैं जो जहां हम ये समझने वाले हैं कि अर्थ के अराउंड हमने भी, इंडिया ने भी भेजे हैं, बाकी कंट्री भी सैटेलाइट भेजती हैं। वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड क्यों घूमते रहते हैं और कैसे घूमते हैं। एक सैटेलाइट सिर्फ 1.4 आवर में अप्रॉक्सीमेटली पूरी अर्थ का चक्कर काट लेता है, लेकिन मून भी अर्थ का सैटेलाइट है, उसको अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज लगते हैं। ऐसा क्यों, है ना। ये सारी चीज़ें समझने के लिए, अर्थ सन का सैटेलाइट है, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ सन के अराउंड घूमती रहती है, और सन के सैटेलाइट को मतलब अर्थ को सन के अराउंड घूमने के लिए 365 डेज अप्रॉक्सीमेटली आपको चाहिए। तो ये हम उस चैप्टर में जहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे यूनिवर्स में हो क्या क्या रहा है। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अर्थ के मासेस के लिए लगता है। कल के लिए अगर आपको, क्योंकि लोग इंतजाम कर रहे हैं कि अर्थ पे अगर कल को हम अनफिट कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ को आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए ईमानदारी से, तो कल को अर्थ के बाहर भी किसी और प्लेनेट पे भी जाना पड़ जाए, वहाँ भी ग्रेविटेशन लॉ की बुक साथ में लेके जाएंगे और मज़े से लगाएंगे। तो न्यूटन पूरा इंतजाम कर गया कि वहाँ जाके भी मज़े से ही लॉ आप लगा सकते हो, इसलिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटेशन का चैप्टर करने का तरीका +1 में अलग रहता है और +2 करने वालों के लिए और ड्रॉपर्स के लिए अलग रहता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर +1 में गॉस लॉ नहीं होता, जबकि गॉस लॉ ग्रेविटेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। गॉस लॉ करते हो तुम +2 में, तो आज का दिन तुम्हें मिल जाएगा, तुमने गॉस लॉ रिवाइज़ करना है। मैं सिर्फ लिस्ट करूँगा और गॉस लॉ की एप्लीकेशन रिवाइज़ करनी है जो +2 में की थी। मैं सारे फॉर्मूले वहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँगा, मुझे कुछ भी डेरिवेशन नहीं करनी है। गॉस लॉ आपने रिवाइज़ करके आना है कल के लिए। मुझे गॉस लॉ की सारी एप्लीकेशन वहाँ से +2 से उठानी है और यहाँ पे लेके आनी है, जबकि +1 में हम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ एक एक चीज़ डिराइव करनी पड़ती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफाइन करते हैं, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफाइन करते हैं, विद हाइट, विद डेप्थ, है ना। यहाँ सिंपल गॉस लॉ उठाना है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन उठानी है और फॉर्मूले सीधे लिख देने हमने वहाँ से उठा के। ठीक है जी। आज हम जो करेंगे वो सबसे पहले हमारे पास है बेटा क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है भाई। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि अगर हमारे पास कोई दो मासेस हैं, एक ए और एक दूसरा, और दोनों के बीच की कुछ सेपरेशन है हमारे पास, से द सेपरेशन बिटवीन द टू इज the separation between the two is r। मैं पॉइंट मासेस मान के चल रहा हूं बेटा इनको, सेपरेशन बिटवीन द टू इज r। तो भाई न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये वाला मास पहले वाला दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। मैं अगर इसको बोलूं कि जी ये मास हमारे पास m1 है, और इस मास को बोलूं कि ये मास हमारे पास m2 है, ये m1 और वो m2। इस फोर्स को बोलूं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1 F21 बोलूं, और इस फोर्स को F12 बोलूं। F21 is force exerted by m2 on m1 and F12 is force exerted by m1 on m2। तो याद रखें ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, और न्यूटन का ही थर्ड लॉ बोल गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन में ऑपोजिट है। दिख रहा है साफ, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। पर अगर जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं। F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड। चलो F ही बोल देते हैं जी हम लोग। मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखते हैं बेटा, और कैसे लिखते हैं, और ऐसे भी लिखते हैं, राइट। तो जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और ऐसे लिखता हूं तो ऐसे भी चलेगा, तब भी कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस ऑफ द यूनिवर्स, वो नहीं बोलता कि अर्थ के मासेस के लिए, यूनिवर्स के कोई भी दो मासेस, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस ऑफ द यूनिवर्स, नाउ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ऐसे ही लॉ तो किया बेटा +2 में आप लोगों ने, किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बोलता है जी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 टाइम्स एग्रा। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जी लगाऊंगा बेटा, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो G की वैल्यू है ना, ये G की वैल्यू आती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और G का यूनिट क्या आएगा? FR² अपॉन M1 M2। G यहां से निकालो ना बेटा, FR² डिवाइड बाय M1 M2, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आता है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग अगर, क्योंकि दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन बोल गया, और कोई दो इंसान अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में चिपकते नहीं है, तो ये रीजन है कि ये बहुत कम है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्योंकि मान लो एक का मास भी m1 है, दो इंसानों की बात करता हूं बेटा, है ना, 50 kg के मान लो दोनों मास 50 के। लल्लू तू कहां से बेटा है? तो लेट तो वही तो बोल रहा हूं, कल से टाइम से पहुंचे, दरवाजा बंद मिला करेगा, अंदर नहीं घुस पाओगे। M1 50 और M2 भी बेटा 50, राइट। तो अगर दो 50 किलो के इंसान के बीच में 1 मीटर दूर है, मान लो आप लोगों के बीच का 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस है, मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1 मीटर का डिस्टेंस मानता हूं, तो G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है ना बेटा, इंटू 50 इंटू 50 2500 डिवाइड बाय आर स्क्वायर 1 स्क्वायर बेटा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ये फोर्स निकालूंगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁻9, दो जीरो यहां से गई, 25 इंटू 60 150, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन है फोर्स भाई। 1 अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन की फोर्स है दो इंसानों के बीच में, जो कि 1 मीटर अपार्ट है। ये फोर्स बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में? कम ज्यादा बेटा कंपैरिजन की बात है सिर्फ। 1 सेकंड तुम्हारे लिए इतना सा टाइम है, बस बहुत कम है तुम्हारे लिए, लेकिन यही 1 सेकंड एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि हाइड्रोजन के अराउंड घूम रहा है, इनफाइनाइट टाइम है। वो 10⁻16 चक्कर काट चुका होता अपने न्यूक्लियस के अराउंड। हाइड्रोजन एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, वो इसी 1 सेकंड में, जो हमारे लिए इतना सा है, इस 1 सेकंड में 10⁻16 चक्कर काट चुका होता है। उसके लिए वो बहुत बड़ा टाइम है। तो ये रिलेटिव है, हमारी दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है। अगर एक चीज, कोई लाइन इतनी सी मैंने ड्रॉ की, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी है, लेकिन अगर लाइन इतनी ड्रॉ की है तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी नहीं है। तो यहाँ रिलेटिव है सब कुछ। तो मैं बोल रहा हूँ 1.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन ये निग्लिजिबल फोर्स है। किसके कंपैरिजन में? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अस। क्योंकि अर्थ जो हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है वो m इंटू जी, अभी थोड़ी देर में आएगा आपको, m इंटू जी 50 इंटू 10 500 न्यूटन की है। अब 500 न्यूटन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, इसलिए वी डोंट फील लाइक इट। साथ में बंदा कोई यार और चिपक लिया हम लोग और छूटने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में बचाओ बचाओ बोल रहे हैं लेकिन अर्थ से छूटना मुश्किल है। अर्थ के साथ चिपके पड़े हैं, वेइंग मशीन रखते हैं, तो हमारा वेट भी तो इसी अट्रैक्शन की वजह से आता है जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है। अर्थ काफ़ी बड़ा मास है। चलिए भाई, ये दो इंसानों के बीच की फोर्स हमने फाइंड आउट की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम जी की वैल्यू आ चुकी है तो मुझे आपको कुछ बताना है। अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल। तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स।
1/k टाइम रहती थी वो। डाइलेक्ट्रिक अगर बीच में रखते हैं तो मीडियम में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में, एयर के फोर्स का 1/K टाइम रहता था। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ये ऐसा कुछ नहीं है। दो मासेस के बीच में पानी रख दिया, बोले फोर्स कम हो गई ना। दो मासेस के बीच में वुड रख दी या कोई और मटेरियल रख दिया, बोले जी फोर्स कम हो गई ना। ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू मासेस, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है। तो याद रखें, अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल। दूसरा, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। हाँ, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और आपको बताया गया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F = सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में यूज करते हो आप, F = -du/dr, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगली बार बाकी भी एक्सपेक्ट करें बेटा। किधर गई 4 भी, ले बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ले भाई, इसने यार 100 नंबर तुम्हारे को बनते तो नहीं थे दोनों को वैसे, एग्जैक्टली 100 नंबर कम हो, पर फिर भी चलो सेकंड और थर्ड। और बाकी लोग मुंह में पानी लाते रहे अगली बार के लिए अगली बार के लिए थोड़ा सा मेहनत और करें। मीडियम में फोर्स 1/K टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन ग्रेविटेशन में नहीं, है ना बेटा। कंजर्वेटिव इन नेचर हम जानते हैं। तीसरा, इट एक्सप्रेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। पॉइंट मासेस के ऊपर लगता है बेटा ये फॉर्मूला, दिमाग में बिठा लो। ये फॉर्मूला जब भी लगेगा तो पॉइंट मासेस के बीच में लगेगा। अगर पॉइंट मास नहीं है, कोई बड़ा मास है ना, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आपके पास स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको पॉइंट मास मान सकते हो, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, चाहे वो कितनी बड़ी, अर्थ स्फीयर है यार, स्फेरिकल मास है, अर्थ का सारा मास इसके सेंटर पे मान लेते हैं हम लोग, पॉइंट मास मान लेते हैं अर्थ को। सन भी इसी तरीके से बहुत बड़ा स्फीयर है, पर उसका भी सारा पॉइंट मास उसके सेंटर पे मान लिया जाता है। तो सेंटर ऑफ मास पे मास मान सकते हो, लेकिन सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए। ग्रेविटेशन में याद रखिएगा, हर किसी के सेंटर पे पूरा मास नहीं मानोगे। कोई रॉड आपके पास है, आप बोलो यार रॉड के सेंटर में मैंने सेंटर ऑफ मास मारे ना, पॉइंट मास नहीं मान सकते उसको, वहां आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होगी। तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट एक्सप्रेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट मासेस। However, for external points of spherical bodies, the whole mass can be assumed to be concentrated at the center of mass. एक एक्सेप्शन है स्फीयर की, और वो भी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए स्फेरिकल बॉडी का सारा मास उसके सेंटर पे माना जा सकता है, सिर्फ स्फेरिकल बॉडी का, किसी और का नहीं। फोर्स है तो फोर्स तो वेक्टर होता है, और अगर फोर्स वेक्टर होता है तो वेक्टर तो आते होने चाहिए, मतलब तुम्हें, है ना बेटा। वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या मैं आगे चलूं? ग्रेविटी, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, दो वर्ड आएंगे इस चैप्टर में तुम्हें। ग्रेविटेशन, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलूंगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस ऑफ द यूनिवर्स, मेरे बीच में या टेबल के बीच में, इसके बीच में या उसके बीच में, एनी टू मासेस ऑफ द यूनिवर्स, मेरे बीच में या मून के बीच में, मेरे और सन के बीच में, सन और अर्थ नहीं बोलूंगा, सन और मून के बीच में, सन और किसी और प्लेनेट के बीच में, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन दो में से अगर बेटा एक मास अर्थ है ना, तो ग्रेविटेशन वर्ड हटा के हम ग्रेविटी जानबूझ के किया हम लोगों ने, ताकि ग्रेविटी जैसी कान में ये शब्द पहुंचे ग्रेविटी, तो सीधा सा दिमाग पे स्ट्राइक होना चाहिए कि बॉस एक मास अर्थ है, दूसरा कोई भी हो सकता है, दूसरा तुम हो, मैं हूं, कोई और है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक मास पक्का अर्थ है। तो अगर कोई बोलता है ग्रेविटी वर्ड तुम्हें कहीं सुनाई दे, एक मास पक्का अर्थ है, दूसरा कोई भी हो सकता है। जैसे सन और अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक मास अगर अर्थ है तो ग्रेविटेशन की जगह ग्रेविटी वर्ड यूज किया जाता है।
In Newton's law of gravitation, gravitation is the force of attraction between any two bodies. If one of the bodies is earth, then gravitation is called gravity. तो ग्रेविटी वर्ड आपको अगर कहीं सुनाई देता है, अचानक कान में पड़ता है, सीधा सा एकदम से उसका इन्फ्लुएंस आप क्या निकालोगे कि दो में से एक मास अर्थ है. याद रखिएगा, पूरे चैप्टर में मैं कई बार ग्रेविटी वर्ड का यूज करूंगा. जैसे ही ग्रेविटी वर्ड का यूज करूंगा, आपका दिमाग एकदम से किधर को जाएगा? पक्का एक मास अर्थ है, दूसरा कोई भी हो सकता है. क्या मैं आगे चलूं? इफ वन ऑफ द टू बॉडीज, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, इफ वन ऑफ द टू बॉडीज इज अर्थ, देन ग्रेविटी वर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेविटेशन. बस इतना लिख लो, काफी है. ठीक है जी. तो मैंने आपको बता दिया क्या कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला F इक्वल टू gm1m2/r² कैन बी अप्लाइड अंडर फॉलोइंग थ्री कंडीशन. पहला, टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस. पॉइंट मास के ऊपर तो लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, gm1m2/r². टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज. क्यों? स्फीयर का सारा पॉइंट, सारा मास एज अ पॉइंट मास माना जा सकता है. प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बेटा. और तीसरा, टू फाइंड फोर्स बिटवीन स्फेरिकल बॉडी एंड अ पॉइंट मास. तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी भी पॉइंट मास ही है, प्लेस एट द सेंटर. लेकिन डिस्टेंस कहां से लेना है? पॉइंट मासेस के बीच का डिस्टेंस होता है, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर टू क्या पॉइंट मास तक का डिस्टेंस होगा. यहां भी सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा r, बाहर से नहीं. तो स्फेरिकल बॉडी, दो स्फेरिकल बॉडी के बीच में डायरेक्ट अप्लाई करो, कोई समस्या नहीं. एक स्फेरिकल बॉडी है, दूसरा पॉइंट मास है, डायरेक्ट अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर ऐसा है ना, टू फाइंड फोर्स बिटवीन पॉइंट मास एंड रॉड, सिंगल इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड. एक बार इंटीग्रेशन से आपको करना पड़ेगा. यहां नहीं आप बोल सकते कि जी हाँ मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास में मास मान लिया और gm1m2/r² अप्लाई कर दिया ना, ये अलाउड नहीं है. सिर्फ 3 केसेस में आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे. बाकी और कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर आती है तो आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होगी. तो सिर्फ 3 केस में आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे. बाकी केसेस में आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होगी. रॉड के लिए अभी थोड़ी देर में मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, वो कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे की जाती है. क्या मैं आगे चलूं? चलो बेटा आगे.
ये सिमरन ABCD की प्रैक्टिस लगी होती बीच में करने। बोले अंग्रेजी थोड़ी वीक है, चलो यही सही। क्वेश्चन लिखे, 3 point masses m each are placed at 3 vertices of an equilateral triangle of side A. Find net gravitational force on any 1 point mass. Any 1 point mass. किसी एक पॉइंट मास के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। बस बिना कुछ सॉल्व किए आपको आंसर देना था, और वो अगर आपने सही दे दिया तो इसका मतलब वेक्टर की नॉलेज आपको है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वेक्टर का सॉल्व कर रहे हो आप लोग। और यहां पर किसी एक मास के ऊपर मान लो ये m है, तो ये भी m है, और ये भी m है, और ये भी m है, राइट। भाई ये डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, क्या बोला उसने, a। ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है। किसी एक के ऊपर निकालना, मैं नाम रख लेता हूं जी A, B और ये C। और अगर ऐसा है तो ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा ना बेटा, मास अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स ही आ जाएगी आपके पास, एक फोर्स आपके पास ही आ जाएगी। ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा ना बेटा, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स ही आ जाएगी। और दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया, ये 60 डिग्री का एंगल है। इस फोर्स की बात करूं तो इसको FB बोलता हूं मैं, G m²/a²। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस बैच में, ये वर्बल क्वेश्चन है, बिना कुछ किए सॉल्व करने वाला। और 60 डिग्री का एंगल अगर दो वेक्टर के बीच में हो तो रिजल्टेंट क्या आता है, √3a। क्यों, 2a cos θ/2। दो वेक्टर अगर इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट क्या था, 2a cos θ/2। और थीटा अगर 60 डिग्री हो तो cos 30 √3/2 √3a। और अगर +1 में कोई बच्चा होता तो उसको हमने ये 2a cos θ/2 याद करवाते, या फिर बोलते भाई a² + b² + 2ab cos θ √, इसको अप्लाई कर लो, तब भी सेम आएगा। लेकिन हमें जो शुरुआत में आपको बताया गया था, क्योंकि आप लोग +1 +2 कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही 60 का एंगल आया और दो वेक्टर बराबर आए तो आंसर आएगा √3a, √3 × gm²/a²। और उसका रिजल्टेंट फोर्स आएगी इस डायरेक्शन में, एंगल को बाइसेक्ट करती हुई, है ना बेटा। और रिजल्टेंट फोर्स आएगी √3FB या √3 × gm²/a²। मैं बता दूं एक बार, जो कोई भूल गए हो तो, आर क्या था, दो वेक्टर अगर इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड a के हैं तो 2a cos θ/2। थीटा को 60 डालोगे तो cos 30 √3/2, 2 और 2 कैंसिल, r = √3a। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने। दो वेक्टर अगर इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड हो तो कुछ ऐसे जैसे उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जा सकता है। बताओ, इसमें तो अपने को एक अक्षर लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको वेक्टर आते हैं सीधा सीधा देख के आंसर करते हो कहीं आंसर आएगा। क्या मैं आगे चलूं? 4 particles each of mass m are placed at the 4 vertices of a sphere of side A. Find net force on any one of the particle. Find net force on any one of the particle. अब यहां भी है जी हमारे पास 4 पार्टिकल हैं। एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। हर एक साइड ए है। और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। निकाल लिया किसी ने? 2√2a, 2√2। हाँ, लिख के रख बेटा। तो इसको 10-15 सेकेंड लगे सारे, अगर सही हुआ तो। बाकी किसी और का आ गया हो 2√2, क्या दिमाग ठीक है? 3 फोर्सेस नहीं आएगी?
दो ही है क्या? 2√2 नहीं आएगा, प्लस भी तो आएगा कुछ, तीसरी फोर्स नहीं है? है, प्लस भी आएगा कुछ, निकालो एग्जैक्ट, निकालो एग्जैक्ट, निकालो। हाँ हाँ, √2 है। दो तीन बच्चों ने बोला बेटा और किसी का आ गया हो, ठीक है बेटा। नहीं, ये डिस्टेंस अलग हो, डायग्राम ना बोले, बिना डायग्राम के चलेगी। ये पीछे वाले लोगों को बहुत दुखी हूँ मैं, मतलब पीछे बैठ रहते हैं भाई, अब लिखेगा आगे तो हम लिखेंगे अक्षर, एक अक्षर नहीं लिख के राजी है भाई, आगे कंप्लीट करेगा तो मैं आगे कंप्लीट करूँ, खुद कुछ करना ही नहीं है, तब से क्या लगा वो करना है? पीछे बैठने का मतलब कुछ नहीं लिखना भाई, कर। क्या आया? 1+2√2, चलो चेक करते हैं। चीपू अब लगा और कुछ लिखना, जब कैसे लगे पढ़ने है, पढ़ा भी नहीं जा रहा हो है बे। अगर इसके ऊपर निकालो तो ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा और एक फोर्स ये आएगी, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा और एक फोर्स ये आएगी, और इन दोनों का रिजल्टेंट जब मैं फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ये फोर्स भी, मैं अगर इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं और इसको डी बोलता हूं, ये आएगी एफ बी G m² / a², ये आएगी एफ डी, और ये भी Gm² / a²। क्लैरिटी के लिए इसको हटाओ, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा ऐसे, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से, 90 डिग्री का एंगल हो, दो वेक्टर बराबर हो, तो आंसर आता है √2a, 2a cos ऑफ θ/2 cos 90/2 cos 45 1/√2, तो क्या बनेगा √2a, या a² + a² √2a। तो ये आंसर आपका, और इसको मैं क्या बोलूंगा, एफ बी डी, ये फोर्स आपके पास आ गई एफ बी डी, और ये बनी √2 इंटू Gm² / a²। ये वर्बल क्वेश्चन था मोद, तुम्हारी ऐसे है, पता नहीं करते क्या रहते। और एक फोर्स आपके पास ये आएगी, अब एक फोर्स आपके पास ये आएगी, कौन सी? ये भी तो अट्रैक्ट करेगा सी, और सी वाला जब अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स आपके पास आने वाली है इस डायरेक्शन में, क्या एफ सी, इस फोर्स को बोलूंगा एफ सी, और ये कितनी आएगी Gm² / a² + a² √2 है ये डिस्टेंस, √2a का होल स्क्वायर मतलब 2a²। तो यार बच्चा एफ बी डी और एफ सी सेम डायरेक्शन में आ गए तो ऐड नहीं हो जाएंगे, सिंपल एडिशन, दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो सिंपल एडिशन, मैग्नीट्यूड उनके ऐड कर दिए जाते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आनी थी एफ बी डी प्लस एफ सी, और वो आएगी √2 Gm² / a² प्लस Gm² / 2a²। आप एक काम कर सकते हो, Gm² / a² कॉमन निकाल सकते हो, और अंदर आएगा √2 + 1/2। थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर तो पहला वाला भी सही है। Gm² / a², 2 बाहर आ जाएगा 2a², और अंदर 2√2 + 1 के बराबर। यही आया था बेटा, यही आया था पहले कि कुछ और आया था? तेरा क्या था? सेम है, तेरा क्या था? ये था आंसर। अब इसमें क्या जैसा मुश्किल था बताओ? अगर आपको वेक्टर्स आते हैं तो ये चैप्टर आता है, क्योंकि आप फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, फोर्स वेक्टर है, और
वेक्टर अगर है तो वेक्टर के तरीके तो लगाने पड़ेंगे ना, एडिशन तो वेक्टर के तरीके से होगी ना। कितने लोगों का सही आ गया था? चलो दैट्स गुड। तो ठंडा दिमाग रख के क्वेश्चन सॉल्व करिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर आप हैपेजरली ऐसे ही हर कहीं झाड़ियों में हाथ मारते फिरोगे तो उसका कोई यूज नहीं है। A mass m is at a distance a from one end of a uniform rod of length L and mass capital M. Find the gravitational force on the mass due to the rod. और अब सीधी सी बात है, हमें अलाउड नहीं है कि सेंटर ऑफ मास में हम मास माने, हमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। तो भाई ये रही हमारी रॉड। ये रही हमारी रॉड। और रॉड के एक्सिस पे एक मास हमने रखा हुआ है स्मॉल m, यहां पॉइंट मास, ये मास स्मॉल m, रॉड का मास कैपिटल M, रॉड की लेंथ कैपिटल L, और रॉड के एक एंड का डिस्टेंस R। ठीक है जी, तो मैं इसको ऐसे जैसे करता हूं, चलो ये वाला डिस्टेंस आपके पास R, और भाई ये वाला डिस्टेंस आपके पास L। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी अप्लाइड टू पॉइंट मासेस ओनली, ये लिखा था, ये बताया हमने आपको। एक तो पॉइंट मास है, दूसरा नहीं है मेरे पास, क्यों ना दूसरा पॉइंट मास यहाँ छोटा सा मान ही लें। यहां मान लिया हमने एक और पॉइंट मास, छोटा सा पॉइंट मास, ये, और इसका डिस्टेंस मान लिया जी x बेटा, यहां तक का डिस्टेंस x, क्योंकि मासेस के बीच का सेपरेशन तो चाहिए ना। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है दो पॉइंट मासेस के बीच में, ये x आ गया और ये वाला छोटा सा पार्ट कितना आ गया dx, ये dx, और इसका मास कितना मान लिया dm, इसका मास मान लिया dm। कैपिटल M हमें दिया था टोटल मास ऑफ द रॉड। अब dm भी पॉइंट मास है और m भी पॉइंट मास है, तो अब dm और m के बीच में तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा ही सकते हैं ना। चलो dm फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं dm फाइंड आउट करूं बेटा, तो l लेंथ का मास कितना है m, एक यूनिट लेंथ का मास कितना है m बाय l, तो dx लेंथ का मास कितना आएगा m बाय l इंटू dx के बराबर। हाँ यही dm है, m बाय l इंटू dx, यही dm है। तो एक dm आ गया और एक m आ गया, और इनके बीच में मैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकता हूं। छोटी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई हमारे पास जी, क्या बेटा, स्मॉल m इंटू dm अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई मैं dm की वैल्यू डाल रहा हूं जो कि m बाय l के बराबर इंटू dx के बराबर थी।
नीचे एक्स क्या था, ऊपर गया तो एक्स रेस्ट पावर -2 हो गया। पर आपको तो पूरी रॉड की फोर्स निकालनी ना भाई, तब तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पूरी रॉड की फोर्स निकालनी तो इंटीग्रेट करना होगा। एक्स, रॉड कहां से शुरू हुई, वेरिएबल कौन है एक्स, ये वेरिएबल कौन है एक्स। एक्स इक्वल टू आर से रॉड शुरू हुई और एक्स इक्वल टू आर प्लस एल पे जाके रॉड खत्म हो गई। एक्स इक्वल टू आर पे रॉड शुरू हुई, आर प्लस एल पे जाके खत्म हो गई। एक्स इक्वल टू आर पे शुरू हुई, आर प्लस एल पे जाके खत्म हो गई। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल, एक्स रेस्ट पर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 एक्स माइनस एक्स रेस्ट पर -1 -1 बाय एक्स आर टू आर प्लस एल। माइनस साइन गायब कर सकते हैं अगर लिमिट ऊपर की नीचे और नीचे के ऊपर कर दें तो, बताया बेटा। मैंने माइनस साइन हटा दिया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एल 1 बाय एक्स कर दिया, लिमिट कर दिया आर प्लस एल टू आर, और इसको सॉल्व भी कर लिया। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल, अंदर बेटा 1 बाय आर -1 बाय आर प्लस एल, सॉल्व भी कर लिया, आर प्लस एल माइनस आर, एल बच गया ऊपर, एल और एल कैंसिल, एल और एल अगर कैंसिल हो गए तो फोर्स भी आ गई आपके पास, फोर्स आ गई जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस एल। करके देख लो बेटा। फोर्स का आंसर आ चुका है जी एम एम डिवाइड बाय आर इंटू आर प्लस एल। मैंने एक बार आपको डिराइव करवाया, अब आपने दोबारा डिराइव कभी नहीं करना, इसको याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला ही बहुत शानदार बना। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होती थी 2 पॉइंट मासेस के बीच में, यहां आया जी m1 m2 अपॉन रॉड के एक एंड का डिस्टेंस इंटू रॉड के दूसरे एंड का डिस्टेंस। एक एंड का डिस्टेंस क्या है आर, दूसरे एंड का डिस्टेंस क्या है आर प्लस एल। तो जी m1 m2 या जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय रॉड के एक एंड का डिस्टेंस इंटू रॉड के दूसरे एंड का डिस्टेंस। आगे से क्योंकि ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी की, दोबारा पूछी जाएगी, ऐसे ही पूछी जाती है, कोई चेंज नहीं होता, तो आपने डिराइव नहीं करना। इसके बाद अब सीधा याद रखना जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह रॉड के एक एंड का डिस्टेंस पॉइंट मास से इंटू रॉड के दूसरे एंड का डिस्टेंस, ये इसका आंसर होता है। हो गया बच्चों? हो गया जी, चलो आगे। लो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे, फोर्स बिटवीन अ मैसिव रिंग एंड अ पॉइंट मास प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। मैंने सारे फॉर्मूले इंपोर्ट करने थे, कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। और अगर मैं इंपोर्ट करना चाहूँ तो क्या तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग क्या थी, के क्यू, ये डिस्टेंस एक्स था यहां से यहां तक का, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस एक्स, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। फोर्स क्या थी, क्यू इंटू ई, है ना, और क्यू यहाँ पे मैंने एम इंटू आई करना है, पर मैं डिराइव करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आज का दिन आपको देना चाहता हूँ कि आप आज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करके आओगे। गॉस लॉ की सारी एप्लीकेशन रिवाइज करके आनी, मैंने कोई डेरिवेशन नहीं करवानी है, मैंने सारे फॉर्मूले वहाँ से उठा के यहाँ लिखने हैं बस, ठीक है। और ये रहा डेरिवेशन, अगर मुझे करनी है तो यहां रख दिया मैंने एक पॉइंट मास, यहां भाई इधर रखा भाई हमने एक पॉइंट मास, मास एम, रिंग का मास कैपिटल एम, रेडियस आर। पंगा सिर्फ एक है और वो ये कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पॉइंट मासेस के बीच में लगता है। एक तो पॉइंट मास है लेकिन दूसरा पॉइंट मास नहीं है, दूसरा रिंग है। तो फिर यहां जैसे एक पॉइंट मास मान लो ना,
जिसका मास कितना माने, डीएम माने बेटा। तो कैप्लैन टोटल मास ऑफ द रिंग था, ये छोटा सा पॉइंट मास मैंने डीएम मान लिया। और अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि मुझे तो यही डिस्टेंस चाहिए भाई, ये वाला। क्यों, दो पॉइंट मासेस के बीच का डिस्टेंस तो चाहिए होता है ना जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये वाला जो पॉइंट मास है रिंग का, ये इसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, करेगा। हाँ जी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और छोटी सी फोर्स जो लगाएगा वो कितनी होगी, जी स्मॉल एम इंटू डी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये आर कितना है, स्मॉल आर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस्ट होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसको सब्स्टिट्यूट करो तो जी स्मॉल एम इंटू डी एम डिवाइड बाय बेटा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट हट गया जब स्क्वायर किया तो ये छोटी सी फोर्स आई। पूरी के पूरी फिजिक्स में जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक ही तरीका है हर जगह। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे तरीका कुछ और आगे बदलेगा। तो आप दो चार बार जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो बड़ा कॉमन सा मेथड है, ऐसे ही किया जाता है हर जगह। और वो क्या, जब आपको फोर्स को इंटीग्रेट करना है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आपको चेक करना होगा कोई कंपोनेंट मारा तो नहीं गया, क्योंकि अब मुझे डीएफ को इंटीग्रेट करना है। डीएफ को इंटीग्रेट अगर मैंने कर दिया ना आंसर आएगा, लेकिन अगर कोई कंपोनेंट मर गया होगा ना तो मैंने पूरे उस कंपोनेंट को भी जिंदा कर दिया, मेरा आंसर गलत आएगा। तो इंटीग्रेट करने से पहले मुझे चेक करना है क्या कोई कंपोनेंट मर तो नहीं रहा है यहाँ पे। और वो कैसे चेक करना है, वो करना है ऐसे, मान लो ये एंगल क्या है थीटा, तो डीएफ के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, एक इधर डीएफ कॉस थीटा और एक ऊपर डीएफ साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो एक कंपोनेंट यहां आएगा डीएफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट यहां आएगा डीएफ साइन थीटा, डीएफ कॉस थीटा और ये डीएफ साइन थीटा। फॉर एवरी एलिमेंट इन द अपर हाफ ऑफ द रिंग देयर एग्जिस्ट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द लोअर हाफ, उसका भी एंगल थीटा ही होगा, उसमें भी ये फोर्स डीएफ ही आएगी। कौन सी फोर्स, ये एफ, डीएम और एम के बीच में ये फोर्स डीएफ ही आएगी। उसका भी एक कंपोनेंट डीएफ कॉस थीटा ही आएगा और दूसरा कंपोनेंट डीएफ साइन थीटा ही आएगा। और आप देखोगे कि डीएफ साइन थीटा कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर मैंने डीएफ को इंटीग्रेट कर दिया होता तो मैंने डीएफ साइन थीटा को भी जिंदा कर दिया होता, मेरा आंसर गलत होता। अब मुझे पता चला यार डीएफ साइन थीटा सारे कैंसिल हो जाएंगे, सारे मतलब दो नहीं है सिर्फ ये, ऐसा रिंग है और ये एक्सिस है। तो डीएफ साइन जो आपके पास आ रहे हैं वो ऐसा है, ऐसा ऐसा हर एक एलिमेंट है, सिर्फ दो नहीं है, इधर से इधर से इधर से, ऐसे थ्री डायमेंशन में देखोगे तो कई है। डीएफ कॉस थीटा भी कहीं है और डीएफ साइन थीटा भी कहीं है, पर सारे डीएफ साइन थीटा कैंसिल हो रहे हैं। डीएफ साइन थीटा ऐसे ऐसे ये है ना एक्सिस, ये डीएफ साइन थीटा, 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 सब डीएफ साइन थीटा कैंसिल। डीएफ कॉस थीटा सारे ऐड होने, एडिशन का दूसरा नाम इंटीग्रेशन है। डीएफ कॉस किसको इंटीग्रेट करूंगा, डीएफ कॉस थीटा को। तो नेट फोर्स जब आपको निकालनी है तो आएगा डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। डीएफ की वैल्यू लिख लो बेटा, जी स्मॉल एम इंटू डी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इस ट्रायंगल से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बराबर। ये आ गया एफ आपके पास, और इसको मुझे इंटीग्रेट भी करना है, जी स्मॉल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। अंदर इंटीग्रेशन किसका बच गया, डीएम। अरे भाई डीएम का इंटीग्रेशन तो एम ही होना है, वेर एम इज मास ऑफ द रिंग। मास ऑफ द रिंग 0 to m लिमिट चाहो तो डाल सकते हो। और फोर्स आपके पास आ चुकी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पावर 3/2।
फोर्स तैयार है जी, जी एम एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2। जब एक्स 0 होगा तो फोर्स 0, जब एक्स 0 होगा तो फोर्स 0, मतलब ये मास अगर रिंग के सेंटर पे रख दी जाए तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कोई बोले यार फोर्स का एक्स के साथ ग्राफ ड्रॉ करो। जब एक्स 0 है तो फोर्स 0 यहां स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, एक्स बेटा ऊपर भी है नीचे भी है, शुरुआत में तो फोर्स बढ़ेगी बेटा, मैक्सिमा पे जाएगी और उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब फोर्स एक जगह मैक्सिमा एक्वायर करेगी, फोर्स एक जगह मैक्सिमा एक्वायर करेगी। वो मैक्सिमम वाला पॉइंट कैसे निकालोगे बच्चों? डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। घर में जाके करना है क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, ये एक्स ऊपर भी है नीचे भी है। यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाना है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू अपॉन वी, और उसको 0 डालोगे तो एक्स आपके पास क्या आएगा? प्लस माइनस आर बाय रूट 2। तो ये वाला पॉइंट आएगा आर बाय रूट 2 प्लस आर बाय रूट 2, और इसके पीछे वाला पॉइंट आएगा माइनस आर बाय रूट 2। ये ग्राफ ऐसा बेटा नीचे के, अगर नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूं ना ऐसे, तो मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ फोर्स क्या आएगी इधर, और यहाँ फोर्स क्या आएगी आगे। और कई बुक्स में आपको ऑप्शन क्या दी होगी, इसकी जगह ऑप्शन क्या दी होगी, ऐसी दी होगी बेटा, पीछे की डायरेक्शन में भी ऐसा और फिर ऐसा, ये माइनस आर बाय रूट 2। ये मैग्नीट्यूड शो हो रहा है इसमें सिर्फ, और अगर मैं नीचे से लेके आ रहा हूं तो उसमें डायरेक्शन भी शो हो रही है। मतलब इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है पीछे की डायरेक्शन में, और नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकता है। नीचे की डायरेक्शन में शो करेगा तो वो डायरेक्शन भी शो कर रहा है फोर्स की, फोर्स ऑपोजिट आएगी ना बेटा। यहाँ डी एफ कॉस अंदर आई है, इसके पीछे की तरफ डी एफ कॉस इधर को आएगी। तो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकती है ऑप्शन, और नीचे की तरफ ऐसी भी हो सकती है, दोनों के लिए तैयार रहे मेंटली। ठीक है जी। चलो मैं स्पेस बढ़ाना चाह रहा था, बढ़ेगा नहीं। आया बच्चों, बे आया बे। चलो भाई, थोड़ी सी जगह बनी तो मैं इसको पीछे वाले को मॉडिफाई कर देता हूँ। बराबर होगा ना, सिमेट्रिकल होगा, जितना आगे उतना ही पीछे। तो कल के लिए काम समझ गए बेटा। अब मुझे आपको कोई डेरिवेशन नहीं करवानी है, मैंने +2 के सारे फॉर्मूले, गॉस लॉ करवाना है ग्रेविटेशन में क्या होता है, और गॉस लॉ की एप्लीकेशन के सारे फॉर्मूले उठाने हैं और आपको बताने हैं, और उसके बाद हमने सीधी प्रॉब्लम करनी है। ठीक है, तो आज आप गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन रिवाइज करके आओगे। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मैं रिकॉर्डिंग होल्ड करता हूँ।